हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप सभी को शेयर मार्केट विद राजीव इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बहुत ही धन्यवाद। मेरा चैनल का ऊपर जो लोग अभी जुड़े हुए हैं और 500 सब्सक्राइबर मेरे को कंप्लीट करने में हेल्प किया है, वो सारे लोगों को दिल से शुक्रिया। और इस चैनल के साथ जो लोग जुड़ी हुई है उन लोग को पता है कि मैंने हर वीक में लेके आता हूँ वीकली अपडेट। तो वीकली अपडेट हर सैटरडे को आ जाता है और आज आता है चार्ट ऑफ द वीक। तो चार्ट ऑफ द वीक का स्टॉक तो बाद में आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैंने और एक सेक्शन इस चैनल का ऊपर शुरू करने जा रहा हूँ। वो है कोई पर्टिकुलर स्टॉक का ऊपर, जो स्टॉक में बहुत ज्यादा खबर चलता है, तो उस स्टॉक का डिटेल्स एनालिसिस होगा और बिना बायस होके। देखो, फास्ट तो ये मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि जो स्टॉक के बारे में आज बात होगा वो है अदानी का स्टॉक, क्योंकि ये स्टॉक सबसे ज्यादा अभी चर्चा का विषय है और ये स्टॉक में मेरा अभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो मैं बिना बायस होके इसके ऊपर जो है डिस्कशन करूंगा। और इसका पहले मैंने डिस्क्लेमर दे देता हूं, इसका पहले मैंने अदानी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया था और वहां से अच्छा मुनाफा कमाया भी था, लेकिन अभी एट प्रेजेंट मेरे पास कोई अदानी सेक्टर्स का स्टॉक्स नहीं है, इंक्लूडिंग अंबुजा सीमेंट। चर्चा का विषय है वो है ये हिडनबर्ग रिसर्च। ये तो बहुत सारा यूट्यूबर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिल गया है क्यों अदानी का स्टॉक गिर रहा है अभी, और हिडनबर्ग रिसर्च में क्या क्या अदानी का ऊपर एक्विजिशन डाला है। देखो, मैं उस टॉपिक में नहीं जा रहा हूँ यह पे कौन सही है, कहाँ हिडनबर्ग का रिपोर्ट सही है, क्या अदानी ने उसके रिप्लाई में भी कुछ ने बताया क्या अदानी सही है। मैं ये इस टॉपिक में नहीं जा रहा हूँ। मैं ये टॉपिक डिस्कशन करूंगा कि इसके पहले एक बार ऐसा सिचुएशन आया था, वो आया था रिलायंस इंडस्ट्री का फाउंडर धीरूभाई अंबानी के पास, और ये जो साल था ये था 1980 का साल। और ये साल में ऐसा एक सिचुएशन आया था जब ने राइट इशू किया था धीरूभाई अंबानी का कंपनी ने, तब बीआर कार्टेल जो था उस टाइम में इंडिया का, तो उस टाइम में वो स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग किया था और शॉर्ट सेलिंग का नतीजा उन लोग को बहुत बड़ा भुगतने पड़ा था। तो इसका अभी क्या स्टोरी है ये आपके साथ शेयर करूंगा। क्या गौतम अदानी वही रास्ते में चलेगा अपना ग्रुप अदानी ग्रुप को बचाने के लिए, क्योंकि ये जो एपीओ आया है, अगर एपीओ ठीक से नहीं बढ़ता ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा जो होता है काला दाग आ जाएगा और अपना फाउंडर का ऊपर भी काला दाग आ जाएगा। जितना सारा कंपनी ने पैसा उठाया और इतना जो इन्वेस्टर का जो हौसला था वो बुलंद रखा था, वो भी डाउनवर्ड्स चला जाएगा। तो चलो इसके बारे में डिस्कशन होगा। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा और बहुत कुछ जानकारी आपको ये वीडियो से मिलने वाला है, तो बिना स्किप करके वीडियो को एंड तक देखना। 3 क्वेश्चन है सबसे बड़ा। एक है क्या इंडियन स्टॉक मार्केट विल क्रैश, क्योंकि ये जो अदानी का कुछ कुछ स्टॉक है, जैसे अदानी एंटरप्राइज है, ये पार्ट है निफ्टी 50 का। तो अगर ये स्टॉक में इतना बड़ा अगर करेक्शन आएगा, क्रैश आएगा, तो क्या इंडिया स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा। क्या इंडिया का जो बैंकिंग सेक्टर में आप देखा होगा लास्ट वीक में जो फ्राइडे और उसका पहले का दिन का जो क्लोजिंग था, वहां पे बैंकिंग स्टॉक में बहुत भयंकर गिरावट आया था, करीबन 3-3.5% का गिरावट आया था बैंकिंग सारे स्टॉक में। क्या बैंक बिकम बैंकक्रप्ट, क्या ये इंडिया का जो गोस्ट स्टोरी अभी आ रहा है रिवर्स से, क्या वो गोस्ट स्टोरी को फीका कर देगा, ये पहला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन मेरा है क्या अदानी का एफपीओ जो अभी सब्सक्राइब जो आया था ओनली 1% सब्सक्राइब हुआ था, पहला डेट जो 27 जनवरी था वो सब्सक्राइब नहीं होगा। अगर ये एफपीओ बहुत इंपॉर्टेंट है अदानी के लिए, अगर ये एफपीओ सब्सक्राइब नहीं होता है तो अदानी ग्रुप बैंकक्रप्ट हो जाएगा, क्योंकि एफपीओ से क्या कंपनी पैसा उठाने वाला था और ये एफपीओ का जो इशू था, इसका जो मतलब ही था उसका थोड़ा डेप्ट कम करने का, कंपनी का यही इशू का मतलब था। और तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन वो है रिटेल इन्वेस्टर को अभी क्या करना चाहिए। क्या ये जो टाइम है इसमें बॉटम फिशिंग करके जो अदानी का स्टॉक लेना चाहिए, क्या अदानी स्टॉक को सेल करके निकल जाना चाहिए। तो ये 3 क्वेश्चन का ऊपर बातचीत होगा। तो पहले हम जान लेते हैं कि हिडनबर्ग रिसर्च जो फंड है वो करता क्या है। कि हिडनबर्ग रिसर्च जो फार्म है ये फोकस्ड ऑन एक्टिव शॉर्ट सेलिंग। तो ये क्लियरली बोल देता है कि ये शॉर्ट सेलिंग करता है। अब शॉर्ट सेलिंग पता नहीं है आप लोग को, तो मैं बाद में मैं डिस्कशन का बाद में मैं बताऊंगा शॉर्ट सेलिंग होता क्या है और कैसे शॉर्ट सेलिंग होता है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब ये मान लो कि कोई भी स्टॉक मेरे पास नहीं है लेकिन फिर भी मैं पहले बेच दूंगा, उसके बाद जब स्टॉक का प्राइस डाउन हो जाएगा तो मैं खरीद लूंगा। डिटेल्स पे आऊंगा वीडियो का बाद नेक्स्ट स्लाइड में शॉर्ट सेलिंग के बारे में। तो शॉर्ट सेलिंग करता है ये कंपनी और ये करके कंपनी बहुत बड़ा पैसा कमाता है। तो ये शॉर्ट सेलिंग कौन सा कंपनी के ऊपर किया था, एक यूएस बेस्ड फंड है ये टेस्ला,
ये अभी अदानी ग्रुप का ऊपर किया है, ये निकोला का ऊपर किया था, क्लोवर हेल्थ का ऊपर किया था, कैंडी का ऊपर किया था, लॉर्डस्टोन के ऊपर किया था और टेक्नो क्लास का ऊपर किया था। तो ये सारे कंपनी का ऊपर ऑलरेडी ये शॉर्ट सेलिंग कर दिया है और ये शॉर्ट सेलिंग से कंपनी ने पैसा कमाता है। और हिडेनबर्ग ने क्या किया है, टारगेट कंपनी इन ए 6 और मोर मंथ बाय गोइंग थ्रू इट्स पब्लिक रिकॉर्ड्स एंड इंटरनल कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट। तो कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड से इंफॉर्मेशन लेता है, उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पब्लिश करता है। उसका पहले क्या करता है कंपनी, उसका शेयर भी बाय कर लेता है। द कंपनी द रिपोर्ट इज देन सर्कुलेटेड टू हिडेनबर्ग लिमिटेड पार्टनर who together with Hindenburg take a short position in target company and Hindenburg take profit if the target company share price decline। मतलब ये करता क्या है, देखो कंपनी से इंफॉर्मेशन लेता है, सब कुछ लेता है, उसके पहले कंपनी ने एक शॉर्ट पोजीशन बना लेता है, नहीं तो कंपनी क्या करता है वो स्टॉक को बाई कर सकती है। जैसे अदानी का स्टॉक अभी देखोगे कि 2 साल से ये चला है, तो 2020 में ये कंपनी अदानी का स्टॉक में इन्वेस्ट कर लिया, बहुत अमाउंट ऑफ शेयर ले लिया है और कंपनी का जब शेयर प्राइस बढ़ गया है बहुत, जैसे 100 रुपया 150 रुपया का जो शेयर अभी 3000 रुपया हो गया, तो इस टाइम में ये क्या करेगा, वो जो रिपोर्ट आया है सारे रिपोर्ट को पब्लिश करेगा और पब्लिश करके शॉर्ट बना के मार्केट से पैसा कमाता है। ठीक है, ये हिडेनबर्ग रिसर्च जो इन्वेस्टमेंट फंड है इसका काम है। वो क्लियरली ये बोल दिया है कि हम शॉर्ट करके पैसा कमाता है। तो ये जो रिपोर्ट बना है, ये रिपोर्ट क्या सही है क्या गलत है, वो तो अदालत है वहां पे डिसाइड करेगा, लेकिन हमारा वो काम नहीं है डिसाइड करने का। हम क्या करेगा, हम ये एनालिसिस करेगा कि इसका रिपोर्ट का रेस्पेक्ट में रिजल्ट क्या है। अभी रिजल्ट का मैं बात करूं तो कुछ तो, अगर देखो अगर कोई जगह में धुआं उठता है तो इसका मतलब कोई ना कोई जगह आग लगा है। ठीक है, बिना आग लगा से बिना आग लगने का बावजूद धुआं उठता नहीं है। तो धुआं उठा है तो मतलब कुछ ना कुछ, अगर 80 पॉइंट का वो क्लेम किया है तो कुछ ना कुछ तो उसमें फ्रॉड निकलेगा। ठीक है, ये मेरा मानना है। और अदानी ग्रुप का ये जो न्यूज आया है, इसके चक्कर में क्या हुआ, इसका जो स्टॉक्स है ये बहुत ही बड़ा पिटाई हुआ है। अगर इसका मार्केट कैप बोलूं तो 22% मार्केट कैप फॉल किया है 2 दिन का अंदर। टोटल 4,18,000 करोड़ का लॉस हुआ है मार्केट कैप अदानी ग्रुप का। सारे जो लिस्ट स्टॉक है इंडिया मार्केट में, यहाँ पे अदानी टोटल गैस है, अदानी ट्रांसमिशन है, अदानी एंटरप्राइज है, अदानी ग्रीन एनर्जी है, अदानी पोर्ट है, अंबुजा सीमेंट है, अदानी पहाड़ है, एसीसी है, अदानी विलमार है। सारे अगर तो आप देखोगे तो एवरेज 20% का आसपास डिक्लाइन दिखा है, फॉल दिखा है 2 दिन का अंदर। और LIC जो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है अदानी ग्रुप में का शेयर में, जैसे उसको अदानी एंटरप्राइज में 4.2% का इन्वेस्टमेंट है, अदानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे 9% का इन्वेस्टमेंट है, अदानी ट्रांसमिशन में 3.7% का इन्वेस्टमेंट है, अदानी ग्रीन एनर्जी में 1.3, अदानी टोटल गैस में 6% का, तो उसका भी बहुत बड़ा लॉस हुआ है। तो अगर प्राइस, मैं हर बार बोलता हूं कि प्राइस भगवान है, अगर मार्केट में दिख रहा है कोई गिरावट, अगर कोई सेल कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कुछ तो कुछ खबर है। और मैं और भी एक क्लियरली बता दूं, ये जो सेल हुआ है ना, यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज्यादा सेल नहीं किया है, ये सेल किया है वो बड़ा फंड जो बहुत पहले से इकट्ठा करके रखा था। क्योंकि और ये जो सेलिंग हुआ है, इतना बड़ा सेलिंग कैश में सेलिंग हुआ है। ठीक है, ये शॉर्ट सेलिंग फ्यूचर में नहीं होगा। अगर फ्यूचर में होता तो इतना बड़ा सर्किट नहीं लगता। 20% का सर्किट लगने का मतलब होता है कैश में सेलिंग हुआ है। और कैश में सेलिंग रिटेल इन्वेस्टर ने बहुत ज्यादा नहीं किया है, ये किया है बाहर का ग्रुप। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का माइंडसेट क्या है, रिटेल इन्वेस्टर कभी भी सर्किट जब डाउन साइड में सर्किट लगता है तो कभी सेल नहीं करता है, और अप साइड में जब सर्किट लगता है तो बाय नहीं करता है। ये रिटेल इन्वेस्टर का फंडा है। ठीक है, और मैं भी रिटेल इन्वेस्टर हूं, मैं बोल रहा हूं ऐसे ही होता है नेचर। ठीक है, इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर ज्यादा फंसता है ये सारे स्टॉक में। तो अभी इंडियन स्टॉक मार्केट क्या क्रैश हो जाएगा, क्या इंडियन ग्रोथ स्टोरी फीका पड़ने वाला है? देखो न्यूज में बहुत हलचल है। अभी जो अपोजिशन लीडर लोग है वो तो पीछे ही पड़ जाएगा। पहले ये मैं बता दूं कि मैं मोदी भक्त नहीं है, मैं डिटेल एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि एक्चुअल स्टोरी क्या है, बैंक का क्या स्टोरी है, क्या बैंक सारे डूबने वाला है। देखो अभी ये बहुत सारा एलिगेशन है अदानी का ऊपर। इसमें से सबसे बड़ा एलिगेशन SBI का है, क्योंकि SBI ने पब्लिक सेक्टर जो सारे बैंक में अदानी का को पैसा दिया है उसमें से सबसे ज्यादा SBI है। ठीक है, और SBI का ऊपर आरोप है कि SBI अंडरराइट इंटर डेप्ट ऑफ 12,770 करोड़ फॉर अदानीज मुंबई एयरपोर्ट के लिए। भी पी देखोगे, फंडामेंटल जो बेसिक होता है वैल्यूएशन का, पी देखोगे तो अदानी का स्टॉक का पी 700, 780, 750, 535, 440, मतलब 20-25 का तो नीचे पी है ही नहीं, बहुत बड़ा पी है। और एनुअल सेल्स का रेस्पेक्ट में पी काफी ज्यादा, मतलब काफी महंगा है सारे स्टॉक। उसका रेस्पेक्ट में मैंने दिखाया कि अमेजॉन का जो स्टॉक है वो उसका सेल $470 बिलियन है डॉलर, उसके रेस्पेक्ट में उसका पी अभी 112 चल रहा है। इलोन मस्क का टेस्ला का पी चल रहा है 107, जहां पे $54 बिलियन का सेल है। मुकेश अंबानी का जो रिलायंस है
उसका पी चल रहा है 27.2, जहां पे एनुअल सेल $94 बिलियन है। माइक्रोसॉफ्ट का पी चल रहा है 26.7, जहां पे $198 बिलियन का सेल्स है। वहां पे देखो अंबानी का स्टॉक में जो सेल्स है 0.4 बिलियन, 0.7 बिलियन, 9.3 बिलियन है। वहां पे स्टॉक का पी 535, 750, 781, मतलब बहुत महंगा है स्टॉक, ये तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, अभी अदानी ग्रुप का डेप्ट स्ट्रक्चर देख लेता हूँ इंडिया का बैंक का रेस्पेक्ट में। देखो अदानी का जो टोटल डेप्ट है वो पिछले साल से इस साल बढ़ा है। जो फिनेंशियल ईयर 21 था वहां पे अदानी का टोटल जो डेप्ट था वो 1,55,463 करोड़ था, जहां पे फिनेंशियल ईयर 22 में 2,20,584 करोड़ का डेप्ट हुआ है। मतलब 2,20,00,000 का कंपनी का पास डेप्ट बढ़ा है। और कंपनी का अगर डेप्ट का बारू तो सारे जो कंपनी है, मतलब अदानी पोर्ट, अदानी ट्रांसमिटर, अदानी इंटरप्राइज, अदानी पावर, अदानी जनरेशन, सारे कंपनी में जो है वो डेप्ट बढ़ा है कंटिन्यूसली। ठीक है, लेकिन ये जो डेप्ट बढ़ा है क्या ये बैंक का डेप्ट है, क्या ये जो सारे जो इंडियन बैंक है उसका डेप्ट है, ये देख लेता हूं मैं। देखो ये फाइनेंशियल ईयर 16 का जो रिपोर्ट है, जहां पे पीएसयू बैंक का डेप्ट था 55%, जो टोटल डेप्ट है उसमें पीएसयू बैंक का डेप्ट था 55%, 31% था प्राइवेट बैंक का, और बॉन्ड था 14%। लेकिन अगर फाइनेंशियल 20 देखो तो बॉन्ड्स जो है वो है 37% टोटल डेप्ट का ले रहा है, पीएसयू बैंक 25% ले रहा है, 18% ग्लोबल इंटरनेशनल बैंक ले रहा है, 8% प्राइवेट बैंक ले रहा है, 8% पीएसयू कैपेक्स ले रहा है, और 6% डीआईए डोमेस्टिक इन्वेस्टर ले रहा है। तो इसका मतलब क्लियर कट है, जो कंपनी जो अदानी ग्रुप है वो बैंक का जो लोन था वो चुकता कर रहा है, धीरे धीरे बैंक का जो डेप्ट है वो कम कर रहा है। और अभी जो टोटल बैंकिंग डेप्ट है, अगर मैं 25% और 8% को मिला दूं तो 30%, 3% का आसपास टोटल कंपनी का डेप्ट का बैंक का है। उसमें से पीएसयू बैंक का ज्यादा है, जिसमें एसबीआई का सबसे ज्यादा है, और 8% ओनली प्राइवेट बैंक का डेप्ट है। तो इसका मतलब ये तो कतई नहीं है कि सब जितना बड़ा डेप्ट है वो सारे डेप्ट बैंक से ले लिया है तो बैंक खत्म हो जाएगा, ऐसा इसमें मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता हूं। क्योंकि बैंक जो है, बैंक बहुत सारा कंपनी के ऊपर डेप्ट दिया है, ओनली और नॉट ओनली अदानी ग्रुप का ऊपर। और अभी जो एनपीए है सारे जो गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक का, वो एनपीओ धीरे धीरे कम हुआ है। पिछले साल से अगर आप एनपीओ देखोगे तो इस साल का जो एनपीओ है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, सारे बैंक का कम हुआ है। ठीक है, ये सबसे अच्छा न्यूज है। ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया, बॉन्ड जो ग्लोबल मार्केट से लेता है और इंडियन मार्केट से भी लेता है, तो बॉन्ड का हिसाब से मार्केट से पैसा उठाया है। तो डेप्ट जो बड़ा है कंपनी का वो बॉन्ड से बड़ा है। पीएसयू बैंक का पार्टिसिपेशन और प्राइवेट बैंक का पार्टिसिपेशन ज्यादा नहीं है, और ग्लोबल बैंक से भी पैसा लिया। तो ग्लोबल बैंक से अगर पैसा लेता है तो कंपनी ऐसे ऐसे नहीं ले सकता है। तो ये बिल्कुल झूठ है कि बैंक डूब जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। ओके, नेक्स्ट मैं आ जाऊंगा शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करूंगा, और उस स्टोरी के बारे में बताऊंगा क्या हुआ था धीरू भाई अंबानी का साथ, जो है शॉर्ट सेलर का। तो शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है, जो स्टार्टिंग होता है वहां पे क्या होता है, जो बॉर्डर होता है वो क्या करता है, ब्रोकर से शेयर ले लेता है। ठीक है, ब्रोकर से शेयर ले लेता है, लेकिन उसके पास नहीं है शेयर। ओके, फिर वो क्या करता है, वो जो प्राइस, जो ब्रोकर से जो शेयर लेता है उसको सेल कर देता है मार्केट प्राइस में, जब मार्केट प्राइस हाई रहता है। ठीक है, उसके बाद ये जो न्यूज होता है, न्यूज छप जाता है, तो क्या हो जाता है, वो शेयर का प्राइस फॉल होना शुरू हो जाता है। तो शेयर प्राइस फॉल हो जाएगा तो फिर क्या करता है, वो बाई बैक करता है शेयर, मार्केट से बाई करता है, फिर ब्रोकर को दे देता है, फिर ब्रोकर वो शॉर्ट सेलर को दे देता है। तो इससे क्या मिलता है, उसको प्रॉफिट मिलता है। मतलब मैं कोई स्टॉक को, रिलायंस का स्टॉक को सपोज 1500 रुपया में सेल कर दिया, लेकिन एक्चुअली मेरे पास कोई स्टॉक नहीं है, क्या कर रहा है वो ब्रोकर सेल कर दे रहा है। फिर जब वो स्टॉक 1200 रुपया का आ जाएगा तब मैं खरीदूंगा और फिर मैं ब्रोकर को दे दूंगा। तो इसमें से जो डिफरेंस हो रहा है, जैसे 300 रुपया का जो डिफरेंस हो रहा है, ये मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, तो अभी मैं स्टोरी बताऊंगा मानू मनिक, जो उस टाइम का जो शॉर्ट सेलर था, बड़ा शॉर्ट सेलर था, कार्टेल था, उसके साथ धीरू भाई अंबानी का क्या हुआ था। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हाउ धीरू भाई अंबानी ट्रैप द बियर कटल फॉर शॉर्ट सेलिंग हिज रिलायंस स्टॉक्स इन 1980। तो ये 1980 का स्टोरी है। तो हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था 1992 में, उसका पहले का स्टोरी है। तो इंडिया का बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी रिलायंस वेंट पब्लिक थ्रू इट्स initial public offering IPO in October 1977 when it issued 2.8 million equity share of Rose
10 each. Thereafter, the company frequently raised money through the convertible debenture, and thereafter Reliance expanded its equity base through frequent right bonus issue to shareholder, but it was through the use of convertible debenture that Dhirubhai Ambani made his big splash in the capital market. देखो उस टाइम में क्या था, कन्वर्टेबल डिबेंचर था. कन्वर्टेबल डिबेंचर मतलब एक टाइप का डेप्ट है, वो कंपनी क्या करते हैं, वो दे के पैसा उठाता है मार्केट से. उसके बाद क्या होता है, जो कन्वर्टेबल डिबेंचर ये आप शेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, ये 1980 का बात, 1977 का बात हो रहा है. उस टाइम में जो सेबी था, जो बॉडी था, गवर्नमेंट बॉडी ज्यादा स्ट्रांग नहीं था. ठीक है, तो आईपीओ जब लॉन्च किया था रिलायंस, उस टाइम प्राइस था 10 रुपीज ईच. उसके बाद अगर कंपनी का अगर ग्रोथ देखो तो बहुत अच्छा हुआ है. 1977 में आईपीओ आया था 10 रुपया में, और 1978 मतलब एक साल के बाद ही रिलायंस हैड रीच हाई रूस 50. तो ये स्टोरी का कनेक्ट आपको मिल रहा है अदानी का स्टोरी से, कि 10 रुपया का जो आईपीओ था वो हो गया था एक साल के अंदर 50 रुपया, मतलब 5 गुना हो गया था. 5 times द पार वैल्यू ऑफ द शेयर व्हिच वाज ए हाई प्रीमियम इन दिस टाइम. एंड इन 1980 इट हिट्स रूस 104, मतलब 2 साल का बाद और 104 रुपया हो गया. मतलब क्या होगा, 10 रुपया का जो एक शेयर था रिलायंस का स्टॉक, वो हो गया था 104 रुपीज, मतलब 10 गुना हो गया था 4 साल में. 1982 इट रीच्ड हाई ऑफ 187, मतलब अब सोच रहा हूँ 18 टाइम्स हो गया था उसका आईपीओ का प्राइस से, जैसे कि अभी अदानी का स्टॉक में हुआ है. ठीक है, 100 रुपया का 150 रुपया का शेयर अभी 3000 में ट्रेड कर रहा है. ठीक है, तो इतना गुना जब मल्टीपल हो जाता है तब सबका नजर वो स्टॉक में आ जाता है. इन अर्ली 1980 रिलायंस अनाउंस ए राइट इशू ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर. तो 1982 में रिलायंस ने किया, एक राइट इशू अनाउंस किया, क्योंकि उसको मार्केट से पैसा उठना था. एंड पार्शियली कन्वर्टेबल डिबेंचर आर यूज्ड टू बोरो मनी फ्रॉम इन्वेस्टर एंड दे पे आउट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, एंड ए पार्ट ऑफ दोस डिबेंचर इज देन कन्वर्टेड इनटू शेयर लेटर. मतलब ये इसको क्या बाद में आप कन्वर्टेबल कर सकते हो शेयर में. ठीक है, तो उस टाइम में एक राइट इशू अनाउंस किया ने कंपनी ने. So, a cartel of beer operators started short selling share of Reliance just before the right issue was open for subscription. मतलब जब ने राइट इशू अनाउंस किया कंपनी ने, तो उस टाइम का जो बियर कटेल था, देखो उस टाइम का बियर कटेल में सबसे बड़ा नाम था मनु मानिक का, और इसका जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड था उस टाइम में बहुत लोगों का खबर नहीं था. तो आज का दिन में उसका नाम को पता ही होगा, वो और कोई नहीं है, राकेश झुनझुनवाला था, राधा कृष्ण दमानी था. ये सारे लोग उस टाइम में शॉर्ट सेलिंग करके बहुत बड़ा पैसा कमाया था. ठीक है, तो ये था शॉर्ट सेलर में. ओके, एंड द सेलिंग प्रेशर was intense on March 18, creating a half hour of panic just before the close, and the beer sold 350,000 Reliance share, causing the price to fall quickly from 131 to 121. पहला दिन में ही ऐसा किया था कि वो लोग शॉर्ट कर दिया था, और 3,50,000 का रिलायंस का शेयर शॉर्ट कर दिया था. तो जिसमें एक 7-8% का पॉल आया था उस टाइम में, 131 का शेयर प्राइस 121 हो गया था. जैसे कि आज का जो स्टोरी है इसके साथ आप कनेक्ट कर लो, जैसे कि 20% का डाउन ट्रेंड आ गया, तो उस टाइम में भी ऐसा स्टोरी हुआ था. ठीक है, तो अभी क्या है, खेल में आएगा मजा. तो फिर समथिंग स्ट्रेंज हैपेंड. तो सब सोच रहा था कि शायद ये रिलायंस का जो उस टाइम का जो राइट इशू था वो कर नहीं पाएगा, और एक बहुत बड़ा धब्बा लग जाएगा धीरूभाई अंबानी के नाम पे ऊपर, उसका बिलीफ के ऊपर, उसका पेट का ऊपर, और रिलायंस का स्टॉक का ऊपर. लेकिन हुआ कुछ उल्टा. क्या हुआ, ये बाय ओवर बिगन द बियर, द मोर द बियर सोल्ड द नंबर गॉट टू 1.1 मिलियन शेयर. तो क्या कर रहा है, जो बियर लोग था वो तो सोच रहा था चलो अभी बराबर मैंने हम लोग बेच दिया है. ठीक है, अभी जब डाउन होगा स्टॉक का प्राइस हम खरीद के फिर ब्रोकर को दे देगा तो हम बहुत बड़ा पैसा कमा लेंगे. लेकिन हुआ उल्टा. क्या हुआ ना, जितना ज्यादा सेल कर रहा था उतना द मोर दे आर सेलिंग, द मोर एनआरआई इन्वेस्टर बेस्ड इन वेस्ट एशियन कंट्री पिक्ड अप. वेस्ट एशियन कंट्री से कुछ एनआरआई इसको बाय कर रहा था, एंड इवन दे बॉट मोर देन 8 लाख शेयर सोल्ड बाय द बियर. मतलब क्या हुआ, पहले वो सोल्ड किया था जो वो लोग 3,50,000 का शेयर ही सोल्ड किया था, लेकिन वो क्या सोच रहा है कि ठीक है और गिरना दो, तो और भी गिरता है तो और भी ज्यादा सोल्ड कर देता हूं, तो इसलिए बहुत बड़ा सोल्ड कर दिया. 8 लाख का आसपास शेयर सोल्ड कर दिया वो लोग, लेकिन उसके पास था नहीं शेयर. ठीक है, तो 8 लाख का जो शेयर उसने सोल्ड कर दिया. इसने जो एनआरआई इन्वेस्टर था उसने बाय कर लिया वो 8 लाख का शेयर. अभी तो गेम शुरू हो रहा है. उस टाइम में जो था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, उस टाइम में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया नहीं था. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यूज्ड टू हैपन एवरी सेकेंड फ्राइडे, मतलब जब सेटलमेंट का टाइम आता था. अभी जैसे सेटलमेंट T+2 वर्किंग डेज का अंडर सेटलमेंट आता है, उस टाइम में 2 दिन के अंदर सेटलमेंट नहीं होता था. उस टाइम का सेटलमेंट का जो पीरियड था काफी लंबा था, 1 हफ्ता से ज्यादा था. मतलब फ्राइडे एवरी सेकेंड फ्राइडे, मतलब अब समझ लो 14 दिन का गैप रह जाता था सेटलमेंट का. सो इन दिस पर्टिकुलर केस द बियर
who had sold Reliance share had to either deliver those share on the settlement day or pay something known as a unda batla। तो unda batla उस टाइम में जो था वो एक्चुअली प्रीमियम था। सपोज मतलब जैसे अभी आप बाई करते हो फ्यूचर में कोई स्टॉक, अगर आपको होल्ड करके रखना है नेक्स्ट मतलब सेटलमेंट टाइम के लिए, सपोज आपने कोई स्टॉक इस हफ्ते के लिए बाई किया है, फ्यूचर में होता है, फ्यूचर में आप बाई किया है लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, आपको लॉस काट रहा है, तो आप उसको प्रीमियम पे करके आप उसका जो टाइम फ्रेम है वो बढ़ा सकते हो। ऐसा ही एक था उस टाइम में, उसको बोलता है उंदा बतला। तो वो करके आप प्रीमियम पे करके क्या है उसका जो टाइम फ्रेम है वो बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक का क्या है प्राइस बढ़ रहा है, वो जितना ज्यादा सेल कर रहा है उतना ज्यादा स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, वो भी वेट कर रहा है, चलो स्टॉक को गिरने दो, कितना पैसा है देखता हूँ। सो इन द केस दे डिड नॉट हैव द शेयर रिक्वायर्ड फॉर द डिलीवरी, क्योंकि उसके पास तो डिलीवरी है नहीं, वो तो सेल कर दिया है। वो तो सोचा था कि प्राइस जब गिरेगा तो हम बाई करेगा, लेकिन प्राइस तो गिरने की जगह प्राइस तो बढ़ रहा है। सो टू कैरी ओवर दिस ट्रांजेक्शन टू द नेक्स्ट सेटलमेंट डेट, उसने क्या किया, उसने प्रीमियम ले लिया है, जो उंदा बतला बोल रहा हूँ, वो 25 रुपया पर शेयर। उस टाइम में 25 रुपये पर शेयर मतलब बहुत हो गया, 121 का शेयर, उसके साथ वो 25 रुपया और भी देना पड़ेगा पर शेयर में। एंड द बेयर कैटल become bulk and throwing the exchange into a crisis that shut it down until the following Wednesday। मतलब और एक हफ्ता वो जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज को बंद करना पड़ा, क्योंकि है ही नहीं था उस टाइम में उतना शेयर एक्सचेंज का पास, तो एक्सचेंज क्रैश का कगार में आ गया था। इन द फॉलोइंग डे द प्राइस ऑफ रिलायंस शेयर रोज टू पीक अप 201 एज द बीआर ब्रोकर लोकेटेड शेयर टू फुलफिल देयर सेल। मतलब जो शेयर का प्राइस 131 था, वो शेयर 201 मतलब जो 131 में बीआर लोग सेल किया था, वही स्टॉक को बाय करने के लिए उसको 201 रुपया देना पड़ा। तो अभी सोच रहा हो एक शेयर में 70-80 रुपया का आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है, आपने शॉर्ट किया इसलिए। कितना बड़ा लॉस हुआ था उस टाइम में बीआर कैटल का। एंड बाद में क्या पता चला, द नीड टू मेक द डिलीवरी ऑफ रिलायंस शेयर इंश्योर दैट द प्राइस ऑफ द रिलायंस शेयर रिमेन्ड हाई in the day to come. The price of Reliance share remained high in the days following the incident because of the persistent buying of the intra-bear। मतलब ये चलते हुए जो टाइम में उसको वो क्लोज करना था राइट इशू, उस टाइम तक भी वो हाई प्राइस में था, इसके लिए बहुत बड़ा लॉस हुआ है जो कम्युनिटी था बीआर कैटल उसका। एंड इट वाज रिमर्ड दैट द मेजर सप्लाई ऑफ शेयर सर्टिफिकेट टू द मार्केट ड्यूरिंग दैट पीरियड वाज नन अदर देन द लेट धीरूभाई अंबानी, द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मतलब इस बाद में पता चला जो शेयर बाय कर रहा था वो कुछ कोई नहीं था, वो जो फाउंडर था वही बैक चैनल से शेयर को बाय किया है अपना दोस्तों के साथ, अपना रिलेटिव को साथ लेके। एंड दिस स्टोरी अदर देन गिविंग अस एन एग्जांपल ऑफ द अंबानी स्टीयर्डनेस also tell us very clearly that in the business it is necessary to deliver the knockout punch to the enemy। देखो यहाँ पे एनिमी कौन है नहीं पता, ठीक है, यहाँ पे कहा क्या वो हिडन बैग एनिमी है कि धीरूभाई अंबानी सॉरी क्या अदानी एनिमी है, वो तो खुलासा टाइम करेगा। लेकिन मेरा खुलासा ये करना है कि आप रिटेल इन्वेस्टर को ये जो बड़ा जब गेम होता है ऑपरेटर गेम, इसमें बीच में फंसना नहीं चाहिए। अदानी का स्टॉक में क्या करना है इसके बारे में मैं रिटेल इन्वेस्टर का ये क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा चार्ट के ऊपर, क्योंकि आपको पता ही होगा मैं जो डिसीजन लेता हूँ और हर बार चार्ट के ऊपर देता हूँ डिसीजन, क्योंकि प्राइस ही सब कुछ बोलता है। और क्या उम्मीद है कि मंडे जब मार्केट खुलेगा क्या सेम ही गेम खेलने वाला है अदानी, वो भी पता चलेगा मंडे का मार्केट में क्या होगा, तब को पता चलेगा। चलो उसके डिस्कशन कर लेता हूँ। अभी ये पूरा रिपोर्ट है, ठीक है, ये मैंने रिपोर्ट सबको मिल जाएगा, बहुत सारा यूट्यूब पर वीडियो बना दिया है ऑलरेडी, और आपको जानना है तो ये रिपोर्ट में 80 टोटल क्वेश्चन है। यहाँ पे सारे कुछ एलिगेशन है, ठीक है, आप देख रहे हो कैसे अदानी स्टॉक ने अपना जो शेयर है शेयर प्राइस को कैसे मैनिपुलेट करके बढ़ाया है। उसका जो बड़ा निर्णय है समीर भरोरा जो एक्यूज्ड है डायमंड केस जो फ्रॉड केस में, तो उसको भी वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पोजीशन में रखा है। विनोद अदानी, इसको भी ऊपर फ्रॉड केस है। तो ये सारे बहुत मेलफंक्शन है, कैसे 38 हमारे जो सेल कंपनी बना है उसके रेस्पेक्ट में उसका जो स्टॉक बढ़ा है, ये सारे जो एक्विजिशन है ये मिल जाएगा, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ठीक है, मैं इसको लिंक कर दूंगा वीडियो का नीचे। अभी क्वेश्चन है एफपीओ का जो डेट था, ओपन डेट था 27 जनवरी था और क्लोज डेट है 31 जनवरी। एफपीओ का जब प्राइस चल रहा है वो 3100, लेकिन अभी जो स्टॉक का प्राइस अदानी का चल रहा है लेटेस्ट प्राइस देखो 2761 है, ठीक है, मतलब वो एफपीओ प्राइस का नीचे चल रहा है। तो बातचीत ये भी चल रहा है मार्केट में, क्या अभी अदानी ये जो एफपीओ का प्राइस है वो प्राइस को कम करेगा, कम करके फिर से मार्केट में लेके आएगा। अगर कम करता है तो मैं ये मान लूंगा कि अदानी फंसेगा बड़ा, क्योंकि अगर कम करता है तो इसका मतलब है ये मान लिया ये जो सारे रिपोर्ट है
हिडनबर्ग का ये रिपोर्ट सही है, और ये जितना कम करेगा उतना ज्यादा वो फंसेगा और भी नीचे प्राइस आएगा। ठीक है, अभी करता क्या है ये देखना है मेरे को अदानी के पास से। देखो ये ओनली 0.01 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, इसका मतलब कुछ भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है। ठीक है, और इसको पैसा उठाना है मार्केट से 20,000 करोड़ का, आईपीओ का साइज है 20,000 करोड़ का, इतना का पैसा मार्केट से इसको उठाना है, और अभी भी सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, और इसका रेड हेयरिंग प्रोसेस जो डॉक्यूमेंट है वो मैंने पढ़ा है। तो इसका जो मेन एक्चुअली मकसद है, ये एपीओ का मार्केट से पैसा उठा के उसका जो डेप्ट है जो बैंक से है, बाकी सारा जो है उसको डेप्ट को चुकता करना है, और कुछ पैसा उसको जो जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर है उसमें जैसे हाइड्रोजन पॉलिसी बनाया है तो इसके ऊपर लगाना है। ठीक है, इसमें ये भी बोल सकता हूँ शायद कुछ पॉलिटिक्स भी है इसके अंदर, वो भी हो सकता है, लेकिन हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हम शेयर मार्केट वाले हैं, हमको कैसे प्रोटेक्ट होना है वो मैं बताऊंगा। और रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट देखूंगा, देखो वो उतना पुराना चार्ट तो 1980 का मेरे पास नहीं मिल रहा है, मैं investing.com से देख रहा हूँ, बाकी जगह से भी नहीं मिला मेरे को। लेकिन ये जो स्टोरी है इसके बाद देखो रिलायंस का स्टॉक चला। ठीक है, रिलायंस का स्टॉक में कभी भी ऐसा कुछ शॉर्ट सेलिंग आया नहीं, लेकिन रिलायंस का स्टोरी अगर देखोगे 2007 से लेके 2017 तक, 2017 तक, मतलब 10 साल, करीबन 10 साल अगर देखोगे तो रिलायंस जो पुराना हाई था, जैसे ये 2008 में जो हाई लगाया था 780 का, ये कभी भी क्रॉस नहीं कर पाया। ये क्यों होता है? जब भी कोई स्टॉक बढ़ता है ना, अनाप शनाप रेस्पेक्ट में जब बढ़ता है तो उसके पीछे कुछ कारण है, उस रेस्पेक्ट में बढ़ जाता है। ठीक है, मार्केट बहुत ही इंटेलिजेंट एनिमल है। ठीक है, कोई स्टॉक को अगर वो चढ़ा रहा है ना तो उसके पीछे कुछ कारण है, लेकिन उसके चढ़ जाने के बाद फिर उसमें करेक्शन का जरूरी है। जो हाई वैल्यूएशन हो जाता है ना उसमें एक करेक्शन का पीरियड रहता है, और ये करेक्शन पीरियड रिलायंस के लिए लिया था 10 साल। तो 10 साल ऐसा नहीं था कि रिलायंस का बिजनेस खराब चल रहा था, रिलायंस का प्रॉफिट नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं था, लेकिन सब कुछ हो रहा था, लेकिन रिलायंस का स्टॉक चला नहीं है। तो इसका मतलब यह क्लियर है कि खाली बिजनेस देख के ही स्टॉक मार्केट का ऊपर प्राइस चलता नहीं है, स्टॉक मार्केट नहीं चलता है। कोई स्टॉक जब चलता है उसके पीछे कुछ रीजन होता है, उसके बाद कोई सालों तक स्टॉक ने परफॉर्मेंस नहीं करता है और एक जगह में खड़ा रहता है, जैसे कि रिलायंस का केस में होता है 10 साल। ये देखो 10 साल 2007 2008 में सेज का कमीशनिंग हो गया था, मैंने रिलायंस में भी काम किया तो पता है। तो उसके बाद रिलायंस का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा था, सेल्स बढ़ा था, सब कुछ था, लेकिन रिलायंस का स्टॉक नहीं चला। तो जो जितना ये 10 साल होल्ड करके रखा था, जितना बड़ा फंड मैनेजर, तो उसको कुछ पैसा नहीं बना, तो फिर रिलायंस से वो हल्का होना शुरू हो गया। जब भी हल्का होना शुरू होगा फिर रिलायंस बढ़ना शुरू हो गया। तो कोई भी स्टॉक अगर भारी हो जाता है, भारी हो जाने का मतलब मेरा है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर आ जाता है, बहुत बड़ा पैसा लगाता है, मार्केट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको जो भागने का चांस होता है वो बहुत कम होता है। जो लाइट वेट होता है वो बहुत जल्दी भागता है, जो हेवी हो जाता है उसको भागने का चांस कम होता है। सेम स्टोरी अदानी का भी देखो, तो आप अदानी का स्टॉक अगर आप देखोगे तो 2011-12 से दिखा रहा है, और भी पुराना जाऊंगा तो 2008-9 से अगर देखोगे ना तो अदानी का स्टॉक ज्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया था, वो 100-200 रुपये का आसपास चलता था। लेकिन ये जो शुरुआत हुआ है ये 2020 में शुरुआत हुआ, तो 2020 के बाद ये इतना सालों का जो कंसोलिडेशन पीरियड वो हटा और स्टॉक तुरंत भागने शुरू हुआ, और भागते भागते स्टॉक चला गया 4000। जो स्टॉक का प्राइस 2020 में 234 था, वो स्टॉक का प्राइस 2022 का अगर आप जनवरी महीने देखोगे तो 3900 4000 के आसपास का हाई लगाया था। तो उसमें करेक्शन एक लाजमी था, करेक्शन का एक जरूरत था। ऐसे जब जब भी कोई स्टॉक भाग जाता है तो उसमें करेक्शन बिल्कुल आता है। तो बहुत सालों का एक करेक्शन पेंडिंग था, वो करेक्शन अभी निपटा रहा है ये न्यूज का चलते। लेकिन अभी क्वेश्चन ये है, देखो रिटेल इन्वेस्टर को ऐसा लगेगा चलो ये तो अगर अदानी ने भी अंबानी का तरह वो काम करता है तो पता कब चलेगा, पता कल चलेगा मंडे में। देखो ये इतना बड़ा एक डाउनफॉल आया है, 20% का डाउन सर्किट है। अगर अदानी वो सेम ही गेम करता है कि ये जो एफपीओ का जो प्राइस है 3100 उसके नीचे उसका ऊपर अगर लेके जाता है, मतलब मंडे का अगर ओपनिंग अदानी का स्टॉक का अगर 12-15% अप साइड में सर्किट में खुलता है, और उसके बाद फिर अदानी और नहीं तो कोई सीएफओ उसका कंपनी आके अनाउंस करता है कि ये जो सब न्यूज चल रहा है ये सब फेक है और हम इन्वेस्टर का ऊपर भरोसा देता है, तब तो क्या होगा, गेम उल्टा पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो बाकी जो इसका जो राइवल है अभी हिडनबर्ग, तो ये भी कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, यूएस का ग्रुप है, तो इसने भी बहुत बड़ा तकड़ा सेल मारा है। अभी देखना वो है कौन जीतता है इस गेम में, क्या ये ऊपर लेके जा पाता है। अगर ऊपर लेके जा पाता है तो इस टाइम के लिए तो ये आईपीओ जो एफपीओ है वो तो बच जाएगा, अदानी का स्टॉक नाम खराब नहीं होगा, बच जाएगा। लेकिन बाद में क्यों मैंने रिटेल इन्वेस्टर को मना कर रहा हूँ ये स्टॉक में अभी नहीं पढ़ने के लिए, इसलिए क्योंकि ये स्टॉक तो शायद हो सकता है कि मंडे ये सर्किट लेकर अपसाइड में चला जाए। ठीक है,
चांस हो सकता है, ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो गुरु मानता है धीरू भाई अंबानी को, गौतम अदानी ने वो एक बार बताया था अभी रिपोर्टर का सामने। तो अगर वो ऐसा करता है तो इस टाइम के लिए उसका तो नाम और उसका कंपनी बच जाएगा, लेकिन बाद में उसको सेल भी करना है ना। अगर उसका कोई रिलेटिव और कोई है जो इतना टाइम से मॉरिशस में बैठ के ये कंपनी को इतना चढ़ाया होगा, तो उसके पास तो उतना पैसा होगा अभी भी इसको और थोड़ा चढ़ा दे। क्योंकि अगर 20,000 का 20,000 करोड़ का ये आईपीओ लेके आया, अगर 4,000 करोड़ 5,000 करोड़ का बाई कर लेता है कोई मंडे को, तो ये तो बड़ा 15% का ये अपसाइड ले लेगा। और ये अपसाइड ले लेगा उस टाइम में, बाद में 1 साल का बाद जब एपीओ आ जाएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा सारे, फिर बाद में जाके ये बेचेगा, तब धीरे धीरे ये प्राइस गिरेगा। ये भी कर सकता है अदानी। तो ये बहुत बड़ा एक ऑपरेटर गेम में आ गया। तो हम लोग का बड़ा लोगों का बीच में फंसना नहीं है। जब भी कभी आप ऑपरेटर को बीच में फंसोगे तो आप मरोगे, ठीक है। ये रिटेल इन्वेस्टर को सीख है। तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो गया है मेरे को मानना है, लेकिन वीडियो से बहुत कुछ आप लोग को सीखने को मिलेगा। तो कैसा लगा है बताना। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो दोस्तों, चलता हूँ। गुड बाय, जय हिंद, बाय बाय।